आह, साली हरामजादी, एक आदमी ने चिल्लाकर कहा। क्या हुआ, काट लिया क्या? ऑपरेशन रूम से बाहर खड़े दूसरे आदमी ने पूछा। नहीं, कुत्तिया ने गर्दन पर इंजेक्शन मार दिया है, ब्लड आ रहा है। अच्छा तो छटपटा रही है, हमारी डॉक्टरनी जल्दी कर, हमको भी ब्लड निकलना है। कहकर वह खड़े सभी तेज आवाज में खिलाकर हंस पड़े। वह रोते हुए दर्द से ठीक रही थी। रवि, ऐसा मत होने दो, आई लव यू जा प्लीज। अम्मा। पूनम का चांद बिल्कुल सर के पीछे था। रात की दूसरी पर चंद्रशेखर एक लेडीज साइकिल लिए उसे घोड़े की रफ्तार में भागते हुए एक अनजान कच्चे रास्ते पर था। वह इतनी तेजी से साइकिल चला रहा था कि हवा का शोर जंगली जानवरों की चीजों से भी तेज था। तभी उसे रास्ते के बीचों बीच अचानक ही एक बड़ा खजूर का पेड़ गिरा हुआ दिखा। चंद्रशेखर ने जड़ से ब्रेक लगाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा आसपास एक अजीब सा धुआं छाया हुआ है। उसे धुएं में कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कुत्तों और लोमड़ियों की आवाजों के साथ साथ किसी के पायल की आवाज उसके कानों से टकरा रही थी। कहीं सा एक नशीली सुगंध उसके सांसों में घूमने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी और देखते ही देखते वह बेहोश हो गया। आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। चंद्रशेखर एक अनजान गांव में था। गला प्यार से सूख जा रहा था। गिरने के कारण घुटनों पर जींस फट चुकी थी और गहरी खरोच भी आई थी जहां काफी दर्द था। वह साइकिल चलने में खुद को समर्थ पाकर उसे वहीं खजूर पेड़ के पास गिरा हुआ छोड़ लड़का डालते हुए पैरों से गांव के भीतर बढ़ने लगा। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर नजर डाली। आसपास के घर बहुत ही बुरे हालात में थे। ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहाँ कोई नहीं रहता है। वहां जोर आवाज में चिल्लाने लगा, कोई है यहाँ? यह कौन सा गांव है? लेकिन कहीं भी किसी की आवाज तक नहीं है। चलते चलते उसकी नजर एक कुएं में पड़ी। आंखों को मानो अमृत दिख गया हो। थोड़ी तेजी से चलते हुए वहां कुएं के पास गया। देख, रस्सी से बंधी हुई एक पीतल की बाल्टी पास ही रखी थी, जिसमें पानी पहले से ही भर हुआ था। मुंह लगाकर 7-8 घुट पीने के बाद छीते आंखों पे मार चैन की सांस भरने लगा। मुंह पोंछते हुए वहां मन ही मन सोचने लगा, अगर कुएं के पास भरे हुए बाल्टी रखी है तो गांव में कोई ना कोई तो जरूर रहता होगा। वह कुएं से थोड़ी दूर आ चुका था। तभी सोचते सोचते अचानक की उसके मन में अभी देखते हुए कुएं की एक छवि झलक उठी। वहां पीछे मोड़ और दोबारा कोई की तरफ बढ़ने लगा। कुएं के पास आते ही एक अजीब सी घबराहट मां को गिरने लगी। कुएं के भीतर झांकने में उसके हाथ कब आने लगे, फिर भी थोड़ी हिम्मत करते हुए अंदर झांक चंद्रशेखर की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ था। पिछले रात की घटना के बाद चंद्रशेखर पहले से ही डरा हुआ था और अब इस भयानक कुएं को देखकर वह और भी ज्यादा डर गया। लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए वह गांव से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी किसी के चीखों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। आवाज किसी लड़की की थी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक सूखे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा, जहां उसने देखा एक लड़की पेड़ के बंधी हुई थी, जो चीज कर उसे खोलने के लिए कह रही थी। चंद्रशेखर काफी देर उसे वैसे ही देखता रहा। लड़की जीन्स और टी शर्ट में थी। देखकर ही पता चल रहा था कि वह शहर से बिलोंग करती है। चंद्रशेखर ने आवाज लगाते हुए कहा, कौन हो तुम? लड़की ने उसकी तरफ गार्डन घूमते हुए चिल्लाकर जवाब दिया, आर यू मैड? खोलने के बाद भी तो यह सवाल पूछ सकते हो डॉट? प्लीज खोलो यार। चंद्रशेखर ने आवाज में भारीपन के साथ कहा, देखो, कल रात से मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब चीज हो रही है। मेरे लिए जानना जरूरी है कि तुम कौन हो। अजीबोगरीब इवेंट्स मेरे साथ भी हो रही है यार। हम तो पेट्रोल ढूंढते हुए आए थे यहाँ, फिर ब्लेजर्स ने हमें पकड़ लिया, मुझे यह बांध दिया और मेरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं कहाँ लेकर चले गए। मैं कल रात से यहाँ बंधी हुई हूँ। लड़की नहीं लड़खड़ाती आवाज में कहा। लड़की की बात सुनने के बाद चंद्रशेखर आगे बढ़ाकर उसे पेड़ से खोल दिया और पूछने लगा, तुम कहां से हो और तुम लोग किस रास्ते से आए हो? यहाँ लड़की सांस भरती हुए जवाब देती है, गांव की दूसरी ओर से, मैं रांची से हूँ और मेरा नाम माया है। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं भी रांची में रहता हूँ। चंद्रशेखर ने जवाब दिया। आगे उसने कहा, तुम कहाँ रहती थी? गांव वाले तुम्हारे दोस्त को पकड़ कर ले गए हैं।
लेकिन यहाँ तो पूरा गांव ही खाली दिखाई दे रहा है, कैसे ढूंढोगे उसे? और निकलेंगे भी तो यहाँ से? काफी देर से इधर उधर भटक रहा हूँ, बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। माया, पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझे प्यास लग रही है, पहले पानी ढूंढते हैं। चंद्रशेखर ने बात काटते हुए कहा, इस गांव का पानी ना पियो तो ही अच्छा है। यह गांव मुझे भूतिया लग रहा है, पता है। मैंने एक कुएं से पानी पिया, मुंह धोया, लेकिन जब दोबारा कुएं को झांका तो पूरा हुआ ही सूखा हुआ था। थोड़ी मजाकिया अंदाज में माया पूछ पड़ी, सूखे कुएं से तुमने पानी निकला? सीरियसली? चंद्रशेखर उसकी ओर देखकर कहने लगा, तो मैं यह सब मजाक लग रहा है। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, मैं एक डिलीवरी बॉय हूं। कल डिलीवरी करने के लिए मैं एक अस्पताल में पहुंचा था, लेकिन मेरी बात किस्मत ही थी कि मेरी बाइक वही खराब हो गई, और यहाँ आसपास कोई ठीक करने वाला भी नहीं है। अस्पताल के एक डॉक्टर जिनका डिलीवरी में करने गया था, वह अच्छे व्यवहार के थे। उन्होंने अस्पताल के चपरासी को मेरी बाइक लेकर बनवाने के लिए भेज दिया और मुझे बरामदे के चेयर पर बैठ जाने के लिए कहा। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और जब उठा तो देखा रात हो चुकी थी। अस्पताल में काफी अंधेरा था, एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। मैंने डॉक्टर और नर्स को आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं, ना डॉक्टर ने ना कोई मरीज। पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली था। अंधेरे के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चांदनी रात में इतना जरूर समझ पा रहा था कि यह वह हॉस्पिटल नहीं है जो मैंने दिन में देखा था, क्योंकि यहाँ बहुत बदतर हालत में पड़ा हुआ लग रहा था। माया, ओ माय गॉड! फिर चंद्रशेखर, मैं जब से अपना मोबाइल निकला, फोन की बैटरी भी 0% थी। मैं काफी डर गया। वहां पास में एक साइकिल दिखा, मैं अपना पार्सल बैग वहीं छोड़कर उसे साइकिल को लेकर वहां से निकल आना ही सही समझा। अंधेरे के कारण रास्ता भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं तेज रफ्तार से चला रहा था। फिर पता नहीं कैसे मेरे आगे खजूर के 2 पेड़ आ गए। मैंने ब्रेक मारा और साइकिल के साथ वहीं गिर पड़ा, शायद मैं बेहोश हो गया था। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मैं इस गांव में कब आया, कैसे आया, कुछ भी नहीं। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं इस गांव में था। माया खामोशी से सिर्फ सुनते हुए उसके साथ आगे बढ़ रही थी। चंद्रशेखर ने उससे पूछा, तुम्हें गांव वालों ने क्यों बांधा? माया, आई डोंट नो। हमारी कार में पेट्रोल कम था, हम कोई पेट्रोल पंप, यहाँ कोई ऐसा दुकान ढूंढ रहे थे जहाँ पेट्रोल मिलता हो। शाम हो चुकी थी और ढूंढते हुए रास्ता भटककर कल यहाँ बहुत से लोग थे। कुछ लोग बकरी ले जा रहे थे। उनसे हमने दुकान के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि जबरदस्ती हमें कर से उतरकर रवि को पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे। मैं उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ औरतों ने मुझे उसे पेड़ से बांध दिया और सब के सब चले गए। पूरी रात में वहां बंदी रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने जवाब भी नहीं दिया। अब मैं नहीं जानती कि रवि को कहां ढूंढूं और यहां से बाहर कैसे निकालूं। दोनों कुएं के पास आ गए। चंद्रशेखर धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रहा था, माया भी उसके पीछे पीछे। तभी पीछे से कहीं से कर की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों आवाज का पीछा करते हुए चौराहे के पास आ गए, जहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था और एक ही उसमें अंकित जलते हुए नर कंकाल थे। धुआं उठकर पूरे गांव में फैल रहा था। ऐसा विभत्स मंजर की आत्मा तक कांप उठे। माया के हाथ पर थरथरने लगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकले। दोनों पागलों की तरह सिर्फ भाग रहे थे। दोनों ही बिल्कुल खामोश थे। पेट में दौड़ते हुए चूहों के अलावा पूरे गांव में कहीं कोई शोर नहीं था। चंद्रशेखर के घुटनों के घाव में काफी दर्द हो रहा था। बहुत देर तक दोनों भड़काने के बाद एक टूटे फूटे मकान के पास बैठ गए। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, मैं अपने घर से भाग रही थी, जल्दी हम दोनों शादी करने वाले थे। जवाब में चंद्रशेखर बिल्कुल चुप रहा। चंद्रशेखर की जांघों पर हाथ रखते हुए माया ने कहा, थैंक गॉड कि तुम आ गए, वरना मैं नहीं जानती कि मैं अभी क्या कर रही होती। चंद्रशेखर उसके हाथों को हटाते हुए, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन हिम्मत रखो, वह मिल जाएगा। दोपहर हो चुका था, हवा में गर्मी थी। चंद्रशेखर ने पूछा,
मैंने तो अपना फोन कल रात को ही खो दिया था, लेकिन तुम्हारे पास तो फोन होगा ना, माया ने कहा। माया ने अपनी जेब में हाथ डालकर कहा, नहीं, शायद कर में ही रह गया। चंद्रशेखर झट से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, हमने इतने देर से लगभग पूरा गांव घूम डाला है, लेकिन कहीं भी तुम लोगों के कर हमें नहीं दिखी। माया, मुझे नहीं पता गांव वालों ने कार के साथ क्या किया। चंद्रशेखर, ये गांव एक भूल भुलैया जैसा है। तुमने ध्यान दिया यह के सारे घर कितने बुरे हालात में हैं? लगता ही नहीं कोई रहता ही होगा। चंद्रशेखर को घुटने पर लगे चोट पर फूंक मारता हुआ देख माया अपने जेब से रुमाल निकालकर उसके घुटने पर बांधने लगी। माया चंद्रशेखर की आंखों में आंखें गद्दाए बैठी थी। चंद्रशेखर नजर घूमते हुए उसे थैंक्स कहा। रुमाल से एक अनोखी सी महक आ रही थी। उसे यह खुशबू काफी जानी पहचानी लगने लगी, लेकिन ज्यादा ध्यान न देते हुए वह उठकर वहां से चले जाना ही सही समझा। दोनों फिर से साथ चलने लगे। बाहर निकलने के रास्ते के साथ साथ दोनों जाकर और कुछ खाने का भी सामान ढूंढ रहे थे। कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय एक बेर पेड़ के। इस गांव का कुछ भी खाने पीने से वह बचाना चाहते थे, लेकिन भूख डर पर हावी था। दोनों ने पत्थर मारकर बेर गिराया और खाने लगे और खाकर उसे पेड़ की छाव में ही बैठ गए। चंद्रशेखर की आंखों से नींद उड़ी हुई थी, लेकिन माया उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। चंद्रशेखर मुस्कुराते हुए सोई हुई माया के चेहरे की ओर देखने लगा। चेहरा बिल्कुल किसी बच्चे की तरह ही मासूम था। रो रो कर आंखों का काजल घुल चुका था। आंखों के चारों ओर हल्के काले गोल निशान थे, जो शायद थकान और नींद न पूरी होने के कारण थी। उसके घुंघराले बाल रह रहकर हवा से लहरा कर चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर ने अपनी मर्यादा रखते हुए उसे वहां से नहीं हटाया। सूरज जब ढलने को था, माया की आंख खुलते चंद्रशेखर ने पूछा, गांव वाले सिर्फ रवि को ही क्यों पकड़ कर ले गए, जबकि वे चाहते तो तुम दोनों को साथ ले जा सकते थे। माया, आई डोंट नो। माया कुछ और बोलते ही जा रही थी कि अचानक उन्हें कार के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। वह आवाज बहुत ही पास से ही कहीं से आ रही थी। दोनों आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े और देखा कार सामने ही खड़ी थी। कार से धुआं निकल रहा था। वह बहुत ही बुरी हालत में थी। देखकर पता चल रहा था कि इसे तोड़फोड़ कर जलाया गया है। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि यह कार अचानक कहां से आ गई, जबकि थोड़ी देर पहले कुछ ही भी नहीं था। यह दोनों आपस में इस विषय में बात करने लगे। इतने में ही कई बकरियां की आवाज आने लगी। दोनों ने मुड़कर देखा तो दो छोटे बच्चे, जो कि चरावाहा थे, बकरियां चरकार वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा चंद्रशेखर की जान में जान आ गई। उसने उन दोनों बच्चों को रोक कर कुछ पूछना चाहा, लेकिन लड़कों ने कुछ भी जवाब न देते हुए सिर्फ उनके चेहरे को घूर घूर कर देख बकरियों के साथ आगे बढ़ गए। माया, देखा कल भी सभी लोग ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। मैं सबसे चीज कर रवि को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन कोई भी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। अभी माया की बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि आसपास लोगों की चहल पहल सुनाई देने लगी, और देखते ही देखते पलके झपकते ही गांव का नजारा पूरी तरह बदल गया। जो घर थोड़ी देर पहले टूटे फूटे नजर आ रहे थे, वह बहुत ही अच्छे हालात में दिखाई देने लगे। औरत घूंघट में थी, कुछ सर पर लकड़ी के डेरी ले जा रही थी, तो कुछ कमर और सर पर मटकी लेकर पानी भरने जा रही थी। कुछ बच्चे लड्डू घूम रहे थे, तो कुछ बच्चियों लुका छुपी खेलती दिखाई दे रही थी। माया और चंद्रशेखर दोनों वहां से आगे बढ़े तो देखा एक बड़े से नीम के नीचे हाट बैठी थी। कहीं सब्जियां बिक रही थी, तो कहीं तले हुए पकोड़े और भजिया, कहीं मिट्टी के बर्तन और खिलौने बिक रहे थे, तो कहीं लोहे के औजार। एक जगह जड़ी बूटी की बिक्री हो रही थी। वहां से लगभग 7 साल का एक लड़का भाग कर आया और चंद्रशेखर से कहने लगा, तेरे पैर में चोट लगी है, मेरे बाबा से इलाज करा ले, दर्द छूते ही ठीक हो जाएगा। चंद्रशेखर ने हल्की आवाज में कहा, भाई, यह कौन सा गांव है और यह गांव से बाहर जाने का रास्ता किस तरफ है? लड़का जवाब देने ही वाला था, इतने में वहां एक खट्टी खट्टी नाटिकात की बुजुर्ग महिला, एक हाथ में मोती लाठी और एक हाथ में कोई नुकीली औजार लिए, उनके आगे आकर खड़ी हो गई और भारी आवाज में माया की ओर देखते ही कहने लगी, क्यों री लड़की,
कल तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू आज एक और आशिक को ले आई, जानती है तो क्या हुआ तेरे आशिक के साथ? सुनकर माया अपना आपा खो बैठी और इंग्लिश में कुछ बड़बड़ाते हुए उसे औरत की ओर झपटने के लिए गई, लेकिन चंद्रशेखर ने उसे पकड़ते हुए चुप कराया और उसे औरत से कहने लगा, देखी, हमें जाने दीजिए, हम इस गांव और आप लोगों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। पास खड़ी एक और महिला ठहाके से हंसते हुए कहने लगी, गलती कर दिए हो आप लोग, इस गांव में आकर हमारे मर्द लोगों को पता चल गया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माया की तरफ देखकर उसे नाटी औरत ने कहा, गर्मी ना दिखा लड़की, जान बचाने है तो भाग जा, लड़की है इसलिए तुझे कल छोड़ दिए, वरना इस गांव में आने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता, तेरे आशिक को भी कल मार डाला। माया के हाथ पर ठंडे पड़ गए। चंद्रशेखर ने उसका कंधा पकड़ पर उसे संभालते हुए औरत से कहा, लेकिन हम जाएं कहां से? गए हम दिन में पूरा गांव घूम डाले, बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। औरत ने चांद की और उंगली दिखाई और खामोश होकर वहां से दोनों चले गए। माया खिसियाते हुए, तुमने मुझे क्यों रोका? गला दबाकर उन्हें जान से मार देती। चंद्रशेखर, और फिर हम भी रवि की तरह ही मारे जाते। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? यहां अपने बॉयफ्रेंड के सदमे में दिमाग भी खो दिया है। थोड़ा चुप होकर उसमें आगे कहा, वह दोनों हमारे भले के लिए ही कह रही थी, चाहती तो लोगों को बुला सकती थी। माया, लेकिन वह चंद्रमा की ओर इशारा क्यों कर रही थी? तभी चंद्रशेखर को कुछ सूझा और वह उत्साही होकर कहने लगा, कल जब मैं यहां आया था तब चंद बिल्कुल सर के पीछे था, यानी कि अगर हम आज चांद की तरफ आगे बढ़े तो शायद हमें रास्ता मिल सकता है। माया, लेकिन उसे औरत ने यह भी कहा कि अगर हम पकड़े गए तो मारे जा सकते हैं। चंद्रशेखर, सच कह रही हो तुम? मैं अब सब समझ गया, यह गांव सिर्फ रात में ही एग्जिट करता है। अगर हमें यहां से निकलना है तो रात को ही निकलना होगा, लेकिन हमें यहां से चुपचाप और बहुत सावधानी से निकलना होगा। माया, हमारे कपड़ों से कोई भी हमें बहुत ही आसानी से पहचान देगा, क्या हमें कपड़े बदलने चाहिए? चंद्रशेखर, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन हम यहां पहनेंगे क्या? माया ने एक घर की ओर इशारा किया और कहा, आगे रस्सी पर घर वालों के कपड़े टंगे हैं। दोनों ने उसे चुराने का फैसला किया। माया एक बैलगाड़ी के पीछे छुप गई और चंद्रशेखर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उन कपड़ों की ओर बढ़ा। उसने वहां से चुपचाप एक साड़ी और धोती उठा ली और बैलगाड़ी की और हल्के कदमों से बढ़ने लगा। चंद्रशेखर माया तक पहुंचने वाला था, इतने में चंद्रशेखर को कुछ कुत्तों ने देख लिया और उसे पर जोर जोर से भौंकने लगे। कुत्तों की आवाज से आसपास खड़े गांव वासियों का ध्यान खिंचा और माया चंद्रशेखर दोनों ही गांव वालों की नजरों में आ गए। दोनों अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे। उनके पीछे पीछे कुछ गांव वासी और वह कुत्ते भी। वह दोनों चांद के उल्टी दिशा में भाग रहे थे। दौड़ते हुए दोनों एक मां 2 मंजिल मकान के पास आ खड़े हुए। मकान के चारों ईंटों के बाउंड्री बनी हुई थी। दोनों हांफने लगे। भागते हुए चुराए हुए कपड़े भी गिर गए थे। दोनों को बचाने का एक ही उपाय नजर आया और दोनों पास के बाउंड्री को फंद कर अंदर चले गए। अंदर से वह पर के लोगों की बातें साफ साफ सुन पा रहे थे। कोई कह रहा था किसी को नहीं छोड़ेंगे तो कोई बाकियों को आसपास अच्छी तरह खोजने के लिए कह रहा था। माया, अब हम क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? चंद्रशेखर, हम चांद के उल्टी दिशा में भाग रहे थे, यानी कि हम और भी दूर आ चुके हैं। माया, क्यों न हम इस घर के अंदर जाएं? कल रात से पानी का एक बूंद भी नहीं पिया है। मैं बहुत वीकनेस फील कर रही हूं चंद्रशेखर। यहां से निकलना है तो जान जाना तो पड़ेगा ही। घर के अंदर जाकर ही देखते हैं। दोनों धीरे धीरे कम बढ़कर पीछे के दरवाजे से घर के अंदर चले गए। घर में सभी तरफ दिए और लालटेन जल रहे थे। घर काफी बड़ा था। माया एक टेबल पर मिट्टी की मटकी दिखी। दोनों ने बारी बारी उस पानी पीकर गला ठंडा किया। उन्हें सीढ़ियों में कुछ कपड़े भी रख दिखे। दोनों एक दूसरे की ओर देखते राहत भरी मुस्कान मुस्कुराए और धीरे धीरे साड़ी में चढ़कर कपड़ों को उतरने लगे। इतने में कहीं से पायल की छन छन की आवाज सुनाई पड़ी और वही पहचानी सी खुशबू बहाकर चंद्रशेखर की सांसों में बहकर घुलने लगी।
और पीछे से आवाज आई, ऐसा बिना बताए कुछ लेना चोरी होता है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, हाथ में लालटेन के लिए सलवार और दुपट्टे से चेहरे ढकी हुई एक जवान लड़की खड़ी थी। माया और चंद्रशेखर दोनों घबरा गए, वे दोनों कुछ बोल पाते इससे पहले ही लड़की ने हंसते हुए कहा, घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चंद्रशेखर कांपते हुए आवाज में, हमें इस गांव से बाहर जाना है। लड़की ने कहा, मैं जानती हूं, मैं यह भी जानती हूं, पूरे गांव वाले अपना काम धंधा छोड़कर अभी सिर्फ तुम दोनों को ही ढूंढ रहे हैं। मेरे बाबा भी लाठी लेकर थोड़ी देर पहले ही निकल गए हैं। माया और चंद्रशेखर एक दूसरे की ओर देखने लगे। लड़की ने आगे कहा, आओ, इधर आओ। इस गांव में आने वाला आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं गया है। यह लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। मैं मदद कर सकती हूं निकलने में। तुम लोगों ने जो कपड़े उठाने हैं वह पहन लो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूं। फुसफुसाते हुए चंद्रशेखर ने कहा, करने हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, हमें जल्दी से इस घर से निकलना होगा। माया, हाँ, मैं जवाब देते हुए जीन्स शर्ट के ऊपर ही साड़ी पहन ली और चंद्रशेखर ने भी रोटी और सर पर पंजी पहली। इतने में वह लड़की हाथ में कुछ लिए हुए अपने आगे आकर खड़ी हो गई। चंद्रशेखर, देखी, मैंने भूख नहीं है, सिर्फ प्यार से हम वह अपनी बुझा चुके हैं। आप सिर्फ हमें यहाँ से बाहर जाने में मदद। Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Let's go.